हेलो फ्रेंड्स, इट्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता और साथ ही इसके ऊपर जो बर्लिन के विचार हैं उनको भी जानेंगे और साथ में ही हम ये भी देखेंगे कि स्वतंत्रता मानव मुक्ति के साधन के रूप में क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे इससे पहले वाली वीडियो में हमने स्वतंत्रता शब्द को अच्छे से डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रतिबंध का अभाव ही नकारात्मक स्वतंत्रता है। कहने का मतलब यह है कि अगर व्यक्तियों के कार्यों पर किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होती, किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता, तो उसी स्वतंत्रता को हम नकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। अर्थात यदि कोई व्यक्ति कुछ करना चाहता हो और वो वैसा कर भी सकता है, तो उसे वैसा करने से रोका ना जाए। इस तरह की स्वतंत्रता को नकारात्मक या औपचारिक स्वतंत्रता कहते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति कुछ भी करना चाहता हो और वैसा कर भी सकता है, तो उसे ना रोका जाए। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो नकारात्मक स्वतंत्रता का एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर कहा जाता है कि प्रतिबंध का अभाव होता है, मतलब किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है, कोई व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। तो मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, एक ए और एक बी। जो ए और बी दोनों ही व्यक्ति यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और उनके लिए पढ़ाई करना चाहते हैं और उसका एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं। अब क्या होता है कि जो ए वाला व्यक्ति है उसके पास यूपीएससी की सभी बुक्स हैं, बट बी वाला जो व्यक्ति है वो काफ़ी गरीब है, तो उसके पास सभी बुक्स नहीं हैं, या यूँ कह सकते हैं जो स्टडी मटेरियल है वो बहुत कम है बी वाले पर्सन के पास। तो दोनों ही एग्ज़ाम में बैठते हैं और रिज़ल्ट आता है, जो ए वाला व्यक्ति होता है उसकी फ़र्स्ट रैंक आती है यूपीएससी में और बी वाला व्यक्ति फेल हो जाता है। तो नकारात्मक स्वतंत्रता में यही होता है। वहाँ पे क्या होता है कि राज्य गरीबों की कोई हेल्प नहीं करता। वो क्या कहता है, वो कहता है कि भाई यूपीएससी में आप सभी बैठ सकते हो, आप सभी एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर आपके पास उतनी क्षमता है, उतने साधन हैं, उतने रिसोर्सेज हैं, तो आप एग्ज़ाम ज़रूर क्रैक करोगे, और नहीं है तो आप वो साधन खुद उपलब्ध करवाओ अपने आप को। सरकार या राज्य कोई भी साधन उपलब्ध नहीं करवाएगा, कोई हेल्प नहीं करेगा। कहने का मतलब यह है जिसके पास रिसोर्सेज हैं, जिसके पास संसाधन है, वो अपनी स्वतंत्रता का यूज़ आराम से कर सकता है। किसमें? नकारात्मक स्वतंत्रता में। अभी हम आगे बढ़ते हुए इनके कई सारे एग्जांपल्स देखेंगे, उनसे सब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हुए पहले नकारात्मक स्वतंत्रता की कुछ मान्यताएं देख लेते हैं। तो आप एक बात याद रखना, प्रतिबंध का अभाव साथ में क्षमता भी है। अगर आपके पास उतने रिसोर्सेज हैं, क्षमता है, तभी आप स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकते हो नकारात्मक स्वतंत्रता में। तो आइए हम इसकी मान्यता देखते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता की मान्यताएं। तो इसकी पहली मान्यता है कि व्यक्ति बुद्धिमान प्राणी है जो अपना हित और अहित जानता है। वो कहता है कि व्यक्ति विवेकशील प्राणी है और उसे पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, वो अपने अनुसार अपना जीवन चला सकता है। इसकी दूसरी मान्यता है सभी तरह के बंधन या प्रतिबंध, चाहे वह सामाजिक बंधन हो या फिर राजनीतिक बंधन में जैसे कानूनी बंधन हो, व्यक्ति के विकास में बाधा पैदा करते हैं। मतलब यहाँ कहा जा रहा है कि अगर व्यक्ति कुछ भी कार्य करना चाहता है, उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगता है या रोक लगती है, तो उससे व्यक्ति के विकास में बाधा पैदा होती है। ये नकारात्मक सिद्धांत स्वतंत्रता की दूसरी मान्यता है। इसकी तीसरी मान्यता है कि राज्य की भूमिका सीमित होनी चाहिए। जो राज्य का रोल होता है, जो सरकार का रोल है, वो सीमित होना चाहिए, क्योंकि राज्य का हस्तक्षेप व्यक्ति की स्वतंत्रता को कम कर देता है। ये भी इसकी मान्यता है। अब ध्यान से देखें तो नकारात्मक स्वतंत्रता जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता की बात कर रहा है। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि स्वतंत्रता का यह दृष्टिकोण उदारवाद की मान्यता से जुड़ा हुआ है। उदारवाद भी राज्य की जो भूमिका है राज्य की, उसे सीमित करना चाहता है, उसके हस्तक्षेप को कम करना चाहता है, और नकारात्मक स्वतंत्रता भी वही है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि यह उदारवाद की मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। तो नकारात्मक स्वतंत्रता में राज्य की जो भूमिका होती है वो बहुत कम होती है। वो बस इतना देखता है कि एक व्यक्ति दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा ना बने, बस वो इतना ही देखता है। इसके लिए वो थोड़े बहुत कानून बनाता है, जैसे कि एक व्यक्ति दूसरे को परेशान ना करे, बस इनके लिए कानून। बाकी वो किसी भी व्यक्ति की हेल्प नहीं करता कि वो अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकें। देखिए, जब समाज भारी आर्थिक विषमताओं से ग्रस्त हो,
तब नकारात्मक स्वतंत्रता इन विषमताओं के प्रति तटस्थता का दृष्टिकोण अपनाती है। देखिए, भारी आर्थिक विषमता का मतलब है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं और कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं। इसे कहते हैं आर्थिक विषमता। तो अगर समाज में ऐसी स्थिति होती है तो नकारात्मक स्वतंत्रता इसके सॉल्यूशन की ओर ध्यान नहीं देती है, मतलब वो इससे दूर रहती है, उसे मतलब ही नहीं इससे। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि भारतीय समाज में भारी आर्थिक विषमता पाई जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारतीय समाज में भारी आर्थिक विषमता पाई जाती है। ये मैं एक रियल लाइफ का एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि यहाँ देखिए, भारत की जो कुल संपत्ति है, मतलब भारत देश में कुल जितना भी पैसा है, वो 1% आबादी के पास 43% है। मतलब भारत का टोटल पैसा, मतलब भारत में मान लो जितना भी पैसा है टोटल, उसका 43% 1% आबादी के पास है। 43% 1% आबादी के पास, परंतु 2.8% मतलब 3% से भी कम पैसा 50% आबादी के पास है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? भारी आर्थिक विषमता। तो नकारात्मक स्वतंत्रता में ऐसी स्थितियों पर कुछ ध्यान नहीं दिया जाता है, परंतु अगर यहाँ पर सकारात्मक स्वतंत्रता लागू हो जाए तो क्या होगा? गरीबों की मदद के लिए सरकार कुछ ऐसे कार्य करेगी जिससे अमीरों पर ज़्यादा टैक्स लगा देगी और गरीबों को उस टैक्स से होने वाला जो फ़ायदा है वो पहुँचाएगी। जैसे कि फ्री में राशन देना, अनाज उपलब्ध करवाना, गैस वगैरह सब्सिडी उपलब्ध कराना। परंतु नकारात्मक स्वतंत्रता ऐसी स्थिति में कुछ भी नहीं करेगी, वो ऐसा का ऐसा ही रहने देगी, वो किसी भी व्यक्ति की हेल्प नहीं करेगी। अब नकारात्मक स्वतंत्रता की कुछ आलोचना देख लेते हैं कि वो किस आधार पर इसकी आलोचना होती है। तो देखिए, नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक कहते हैं व्यक्ति को खुला छोड़ देना चाहिए, लेकिन आलोचकों का मानना है कि व्यक्ति को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि व्यक्ति को सिर्फ उसी काम की छूट दी जानी चाहिए जो नैतिक रूप से सही हो। यहाँ पे कहा जा रहा है कि नकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति को कुछ भी करने की आज़ादी दे देती है, जिससे वो अगर चाहे तो शराब की दुकान भी खोल सकता है। परंतु जो इसके आलोचक हैं वो कह रहे हैं ये बहुत गलत है, व्यक्ति को सिर्फ उसी काम की छूट देनी चाहिए जो नैतिक रूप से सही हो, जो समाज के लिए सही हो। इसके कुछ अन्य आलोचनाएं इस प्रकार हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक कहते हैं कि व्यक्ति को खुला छोड़ दो और राज्य को अर्थव्यवस्था के अंदर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन इससे शोषण को बढ़ावा मिलता है। आप खुद सोचो, अगर राज्य अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करेगा तो जो मज़दूरों की स्थिति है वो तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, क्योंकि राज्य समय समय पर गरीबों या मज़दूरों के लिए कुछ नियम बनाता है ताकि उन्हें एक लिमिट में फैक्ट्री में काम करना पड़े और एक अच्छी सैलरी उन्हें कम काम मतलब एक सही टाइम की मिल सके। तो इसके आलोचक यही कहते हैं कि राज्य को गरीबों के लिए या मज़दूरों के लिए कुछ नियम बनाने चाहिए ताकि उनका शोषण ना हो। अभी हम नकारात्मक स्वतंत्रता को सकारात्मक स्वतंत्रता के साथ समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो अब बात करते हैं हम सकारात्मक स्वतंत्रता की। सकारात्मक स्वतंत्रता या तात्विक स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि कमज़ोर वर्गों की सामाजिक और आर्थिक असमर्थताओं को दूर करने के ठोस प्रयत्न किए जाएं ताकि सबको अपने सुख के साधन जुटाने का उपयुक्त अवसर मिल सके। तो सकारात्मक स्वतंत्रता में क्या होता है? जो लोग सामाजिक और आर्थिक रूप से असमर्थ होते हैं, असमर्थ का मतलब वो असक्षम है कि वो इतना ज़्यादा खर्च उठा सकें कि वो अदालत में जा सकें, एक अच्छे से होटल में खाना खा सकें। जो असमर्थ हैं सामाजिक और आर्थिक रूप से, उनके लिए कुछ ठोस कदम उठाए जाते हैं और उनको थोड़ा सा ऊपर उठाया जाता है ताकि वो समाज के बराबर आ सकें और अपनी स्वतंत्रता का लाभ उठा सकें। तो इसलिए इसमें राज्य की भूमिका जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो अब हम अपना एग्जाम्पल दोबारा से देखते हैं, पहला वाला जो इस प्रकार था, ए और बी व्यक्ति। तो अगर ये एग्जाम्पल जो है वो सकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत रखा जाए तो यहाँ पर क्या स्थिति होगी? तो देखिए, ए व्यक्ति के पास तो पहले से ही बुक्स अवेलेबल हैं, परंतु बी व्यक्ति के पास बुक अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए सकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत राज्य इस व्यक्ति को बुक उपलब्ध करवाएगा, या तो वो इसे आर्थिक सहायता दे या तो वो उसको बुक उपलब्ध करवाएगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम इंडिया में ले सकते हैं। इंडिया में जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पर एनसीईआरटी बच्चों को फ्री में उपलब्ध कराई जाती है 8th क्लास तक। तो देखिए,
इस स्वतंत्रता यानी कि सकारात्मक स्वतंत्रता में विनियम और प्रतिबंध समाज के शक्तिशाली वर्गों की स्वतंत्रता में कटौती कर सकते हैं। तो सकारात्मक स्वतंत्रता में कुछ ऐसे नियम और प्रतिबंध बनाए जाते हैं जो शक्तिशाली या प्रभुत्वशाली वर्ग को कंट्रोल करने के लिए होते हैं, उनकी स्वतंत्रता में कटौती करने के लिए होते हैं, ताकि गरीब वर्ग ऊपर उठ सकें, गरीब वर्ग समाज में बराबर आ सकें। तो सकारात्मक स्वतंत्रता में कुछ ऐसे विनियम और प्रतिबंध होते हैं जो समाज के शक्तिशाली वर्गों को कंट्रोल करने के लिए, उन पर नियंत्रण रखने के लिए बनाए जाते हैं, जिससे कि उनकी स्वतंत्रता में कटौती होती है, ताकि जो गरीब वर्ग के लोग हैं वो ऊपर उठ सकें, समाज में बराबर का सम्मान पा सकें और आर्थिक रूप से गरीब लोग भी मजबूत बन सकें। तो कई बार सरकार शक्तिशाली वर्गों से ज़्यादा टैक्स लेती है, जैसे कि 10 लाख कमाने वाले व्यक्ति से 1 लाख ले रही है, तो 20 लाख कमाने वाले व्यक्ति से 3 लाख का टैक्स ले रही है। इससे सरकार शक्तिशाली व्यक्तियों की स्वतंत्रता पर थोड़ा सा प्रतिबंध लगाती है। अब हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता का। तो नकारात्मक स्वतंत्रता का एक उदाहरण है उपासना की स्वतंत्रता। जो उपासना की स्वतंत्रता है वो एक नकारात्मक स्वतंत्रता है। कैसे? तो देखिए, उपासना की स्वतंत्रता में क्या होता है कि आपको पूजा करने की, धार्मिक मान्यता मानने की, तो देखिए उपासना की स्वतंत्रता में क्या होता है कि आपको पूजा करने की, उपासना करने की स्वतंत्रता होती है। अब राज्य बाध्य नहीं है कि वो आपके लिए मंदिर बनवाए, क्योंकि आप बिना मंदिर के भी पूजा कर सकते हैं, और या फिर आपकी कम्युनिटी खुद ही मंदिर बनवा सकती है। राज्य इस स्वतंत्रता को लागू करने के लिए बाध्य नहीं, वो तो बस ये देखेगा कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधक ना बने, वो बस इतना ही देखेगा। परंतु जब हम बात करते हैं भूख प्यास से स्वतंत्रता की, तो ये एक सकारात्मक स्वतंत्रता है। कैसे है? देखिए, इस स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सरकार या राज्य को ठोस कदम उठाने पड़ते हैं। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है जो भूखा है और उसे भूख प्यास से स्वतंत्रता प्राप्त है, तो राज्य को ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी जिससे उस व्यक्ति को भोजन प्राप्त हो सके, क्योंकि उसे भूख प्यास से स्वतंत्रता प्राप्त है और राज्य उसे भूखा मरने नहीं दे सकता। राज्य किसी व्यक्ति को भूखा नहीं मरने दे सकता। इसीलिए यहाँ तक कि हम लॉकडाउन में एग्जांपल देख सकते हैं, कई पुलिस वालों ने या कई सरकारों ने अपने यहाँ कई प्रकार की स्कीम चलाई थी जिसमें लोगों को खाना उपलब्ध कराया जा रहा था। तो ये सकारात्मक स्वतंत्रता का एक उदाहरण है। सकारात्मक स्वतंत्रता में राज्य को एक ठोस कदम उठाना पड़ता है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, उससे और हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए राज्य ने शिक्षा का अधिकार अपने नागरिकों को दे रखा है और उसके राज्य में 50 बच्चे हैं। 50 बच्चों में से अगर 40 बच्चों ने एक अच्छे स्कूल में, एक प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले लिया है, तो क्या होगा कि उन्हें तो अच्छे से शिक्षा मिल जाएगी और उनका राइट टू एजुकेशन का जो राइट है वो तो सही है, अभी उसका हनन अभी नहीं हुआ। परंतु जो 10 बच्चे बच गए हैं और वो काफ़ी गरीब हैं और वो स्कूल को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो राज्य को एक ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी जिससे उनका जो अधिकार है शिक्षा का, वो हनन ना हो। चाहे तो राज्य कोई अच्छा सा गवर्नमेंट स्कूल खोले या फिर वो प्राइवेट स्कूलों में ही उनके लिए व्यवस्था करवाए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बार बार कि राज्य की भूमिका जो है वो यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जा रही है और राज्य को सकारात्मक स्वतंत्रता में काफ़ी कार्य करने पड़ते हैं। तो अभी तक हमने दो चीज़ें देख ली, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता में हमने देखा कि प्रतिबंध का अभाव होता है, उसमें राज्य की जो भूमिका है वो बहुत कम होती है। परंतु सकारात्मक स्वतंत्रता में राज्य की भूमिका बढ़ जाती है और जो असमर्थ लोग हैं उन्हें ऊपर उठाने के लिए राज्य बहुत सारे कदम उठाता है। तो बीए के एग्ज़ाम में कई बार आइजिया बर्लिन के विचार भी क्वेश्चन के रूप में आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता का वर्णन कीजिए आइजिया बर्लिन के अनुसार। तो कई बार बीए के एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता का, तो कई बार बीए के एग्ज़ाम में नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता का आइजिया बर्लिन के रूप में विचार के। तो अब हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं ब्रिटिश दार्शनिक आइजिया बर्लिन के विचार की। कई बार बीए के एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन भी आया है कि आइजिया बर्लिन के अनुसार नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है, या इन्हीं से संबंधित कई बार क्वेश्चन आए हैं, इसलिए इनके विचार को भी जानना काफ़ी ज़रूरी है। इसके बाद हम बात करेंगे कि मानव मुक्ति के साधन के रूप में स्वतंत्रता की क्या भूमिका है, उसको भी हम देखेंगे। तो चलिए पहले हम आइजिया बर्लिन के विचार को देख लेते हैं। आइजिया बर्लिन नकारात्मक स्वतंत्रता के एक प्रमुख पक्षधर थे। इन्होंने तर्क दिया कि
राज्य केवल नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है, सकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा राज्य के विचार क्षेत्र में नहीं आती है। अभी हम आगे समझेंगे इन सब बातों को। बर्लिन के अनुसार नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि व्यक्ति को अपने विवेक के अनुसार अपने कार्यों का चयन करने से रोका ना जाए, और सकारात्मक स्वतंत्रता यह मांग करती है कि व्यक्ति को अपने ऊपर पूरा नियंत्रण होना चाहिए। सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ सकारात्मक स्वतंत्रता का प्रयोग व्यक्ति अपनी क्षमता, चरित्र और अपने साधनों के आधार पर करता है। बर्लिन कह रहे हैं कि जो सकारात्मक स्वतंत्रता है उसका प्रयोग कोई भी व्यक्ति अपनी क्षमता, चरित्र और साधनों यानी रिसोर्सेज के आधार पर करता है, इसलिए राज्य इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। बर्लिन के कहने का मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति के पास न्यायालय में जाने के पर्याप्त पैसे नहीं हैं तो इसमें राज्य की कोई गलती नहीं है। राज्य ने तो सभी को अधिकार दिया है, सभी को स्वतंत्रता दी है कि वो न्यायालय जा सकता है, परंतु अगर आपके पास इतना अच्छा वकील करने के पैसे नहीं है तो इसमें राज्य की कोई गलती नहीं है, इसलिए राज्य सकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा नहीं करेगा। राज्य बस नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा करेगा। कहने का मतलब ये है, राज्य बस इतना देखेगा कि कोई भी व्यक्ति किसी की स्वतंत्रता को बाधा ना पहुंचाए। इस प्रकार बर्लिन कहते हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता नकारात्मक स्वतंत्रता ही है। मतलब उन्होंने सकारात्मक स्वतंत्रता को यहाँ जगह नहीं दी। उन्होंने कहा जो राजनीतिक स्वतंत्रता है वो पूरी तरह नकारात्मक स्वतंत्रता ही है। उनके द्वारा दिए गए एक एग्जाम्पल से उनके विचार को समझने में हमें सहायता मिलती है। तो देखिए, बर्लिन यह मानता है कि यदि कोई व्यक्ति गरुड़ पक्षी की तरह पंख फैलाकर आकाश में उड़ नहीं सकता तो यह उसकी कमी है। ऐसी हालत में हम यह शिकायत नहीं कर सकते कि उसे राजनीतिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा रहा है। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति किसी मनचाही चीज़ का खर्च उठाने में समर्थ नहीं है, जैसे कि उत्तम भोजन, विश्व भ्रमण या न्यायालय की शरण में जाने का, मतलब इत्यादि का खर्च उठाने में अगर वो समर्थ नहीं है, परंतु इन पर कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं लगा है, मतलब स्वतंत्रता है कि आप जा सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है, तो उसे यह कहने का हक नहीं कि उसे राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। तो बर्लिन यहाँ यही समझाना चाहते हैं कि अगर राज्य ने आपको स्वतंत्रता दी है और अगर उसका आप प्रयोग नहीं कर पा रहे हो तो इसमें राज्य की कोई गलती नहीं है। अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, संसाधन नहीं है, तो इसमें राज्य की कोई गलती नहीं है। आप अपनी आकांक्षाएं पूरी कर पाने की क्षमता या अक्षमता व्यक्ति का अपना मामला है, राज्य का इससे कोई संबंध नहीं। तो बर्लिन यहाँ कह रहा है कि यदि व्यक्ति अपनी आकांक्षाओं या अपनी इच्छाओं को पूरा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा तो इसका राज्य से कोई संबंध नहीं है, ये व्यक्ति का अपना निजी मामला है। इस प्रकार बर्लिन ने सकारात्मक स्वतंत्रता को व्यक्ति की अपनी क्षमता का विषय बनाकर सत्तावाद का खंडन किया है। मतलब बर्लिन मानता है कि सकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत सत्तावाद को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, जिसका उसने खंडन किया है और उदारवादी व्यक्तिवादी सिद्धांत को आगे बढ़ाया है। इस प्रकार हमने आइजिया बर्लिन के विचार को देख लिया कि वो नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता का वर्णन किस प्रकार करते हैं। वो ज़्यादातर यहाँ पर देखा गया तो कि नकारात्मक स्वतंत्रता का उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा पक्ष लिया है और सकारात्मक स्वतंत्रता को व्यक्ति का निजी मामला बता दिया है, जिसमें राज्य कुछ भी नहीं कर सकता। तो अब हम बात कर लेते हैं स्वतंत्रता मानव मुक्ति के साधन के रूप में किस प्रकार है। इमेंसिपेशन यानी कि मानव मुक्ति, ये भी सिलेबस का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज़ इसको भी ज़रूर समझें। तो मानव मुक्ति का अर्थ है कि किसी मनुष्य को उन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या कानूनी बंधनों से मुक्त कराना जो उसे निकृष्ट जीवन जीने या निकृष्ट कार्य करने के लिए विवश करते हैं। निकृष्ट का अर्थ है कि बहुत ही बेकार और या फिर गिरा हुआ। तो मानव मुक्ति का अर्थ ये है कि अगर हम किसी भी मनुष्य को ऐसी सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक या कानूनी बंधनों से मुक्त करते हैं जो उसे निकृष्ट जीवन जीने या कार्य करने के लिए मजबूर कर रहे थे, तो हम कह रहे हैं कि हम वहाँ पर मानव मुक्ति कर रहे हैं या वो मानव मुक्ति है। अब हम इसके कुछ उदाहरणों की बात कर लेते हैं। जैसे कि प्राचीन समय में जो दास थे उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता था, उनसे कई प्रकार के निकृष्ट कार्य करवाए जाते थे, उनसे पालतू जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता था। तो दासों को उनकी इस स्थिति से स्वतंत्र करना ही उनके लिए मानव मुक्ति थी। फिर प्राचीन काल के बाद मध्यकाल आया। मध्यकाल में दास प्रथा की जगह कृषि दास प्रथा ने ले ली।
जिसमें कृषक सिर्फ अपने ज़मींदार की ज़मीन पर ही खेती कर सकते थे, उसके बाहर कहीं भी जाकर खेती नहीं कर सकते थे या दूसरा काम नहीं कर सकते थे। तो उनको इन बंधनों से मुक्त करना ही उनके लिए मानव मुक्ति थी। और आधुनिक समय में फिर कामगार वर्ग आ गया, जिसे कम मजदूरी मिलने के कारण उसका शोषण होने लगा। तो उसको एक अच्छी सैलरी मिलना और उसके लिए काम की अच्छी सुविधाएं मिलना ही एक मानव मुक्ति थी। और कामगार वर्ग को शोषण से बचाने के लिए ही मार्क्सवाद की विचारधारा का जन्म हुआ। इसमें कार्ल मार्क्स एक प्रमुख दार्शनिक थे। तो अब हम बात कर लेते हैं स्वराज की। तो स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। स्वराज शब्द का शाब्दिक अर्थ है स्वशासन। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये जो वाक्य है वो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। और गांधी जी ने इस शब्द का प्रयोग 1920 में किया था, जिसमें उन्होंने कहा, मेरा स्वराज भारत के लिए संसदीय शासन की मांग है जो वयस्क मताधिकार पर आधारित हो। तो स्वराज शब्द का अर्थ यही है कि स्वशासन यानी कि सत्ता का विकेंद्रीकरण। जो स्थानीय लोग हैं वो सत्ता में आएं और अपनी सरकार चलाएं। जैसे कि पंचायतें, नगर पालिकाएं जो अपने अपने इलाके का शासन देखती हैं। इसके अतिरिक्त स्वराज शब्द के अर्थ काफ़ी विस्तृत हैं, जिसे आप विकिपीडिया पर आराम से पढ़ सकते हैं। तो स्वराज शब्द को आप विकिपीडिया पे अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो प्लीज़ एक बार गाइज आप वहाँ से इसको अच्छे से रीड कर लेना। तो स्वराज भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक प्रमुख विषय था। सो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।